हेलो व्यूअर, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अंग्रेजों वाली इंग्लिश में। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूं आपके लिए एक नई एकदम यूनिक वीडियो लेके। जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल पे आपको सारी वीडियो यूनिक मिलेंगी। कुछ न्यू कंटेंट के साथ आ चुका हूं और आज का टॉपिक तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जानते हैं एग्जाम्स तो बहुत ज्यादा करीब हैं और वो टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, अगर वो नहीं बताया गया तो वो एक आपके लिए एक सस्पेंस में ही रह जाएगा। तो मैं कुछ सोच के इस टॉपिक को लेकर आया हूं। हालांकि मेरा इरादा नहीं था, मैं सोच रहा था इसको स्किप करा जाए, कुछ और बताया जाए, लेकिन यहां पे आना जरूरी है। अगर अब मैंने अभी नहीं बताया तो और ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है इन फ्यूचर। तो आज के टॉपिक में आपको बताने जा रहा हूं, उसका नाम है दोस्तों जंबल वर्ड और रीअरेंज द वर्ड। जी हां, देखा ना कितना ज्यादा कठिन होता है लोगों के लिए। ये क्वेश्चन आते हैं लेकिन बच्चे छोड़ देते हैं, क्योंकि भाई एक तो पहले से ही हमें कुछ नहीं आता, दूसरा फिर वो एग्जामिनर इतना टफ दे देता है, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता। टफ तो नहीं, वो जिसको नहीं आता उनके लिए टफ है मीन्स। तो दोस्तों फिक्र मत करिए, मेरे पास एक बहुत अच्छा इसके लिए एक ट्रिक है। दो ट्रिक बताऊंगा और आपको दोनों ही पसंद आएंगी। लेकिन वीडियो शुरू करो इससे पहले आप मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब इंग्लिश, और दूसरा ये जो बेल आइकन आपको दिख रहा है वो जरूर दबा दो। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करना, और वीडियो को शेयर तो आप कर ही दोगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा कि जंबल वर्ड होता क्या है। उसके बाद हम सीखेंगे कौन सी ट्रिक है, कौन सी मैजिकल ट्रिक है मेरे पास जिसके थ्रू आप जंबल वर्ड सीखेंगे, और बहुत बेहतरीन तरीके से आपको बताऊंगा। बस आप लास्ट तक वीडियो देखना है, बिल्कुल स्किप मत करना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ट्रिक समझने से पहले समझ लीजिए कि जंबल वर्ड और रीअरेंज होते क्या हैं। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि रीअरेंज यानी कि उसको असेंडिंग ऑर्डर, मैथ में आपने पढ़ा होगा असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, तो इसके अंदर क्रम के हिसाब से हम वर्डों को लगाते हैं। देखिए कुछ एग्जाम्पल है, मान लीजिए, देखिए क्या कह रहा है, हिंदी में देख लेते हैं, हमें तो समझाने से मतलब है। देखिए, निम्नलिखित शब्दों को क्रम अनुसार लिखिए, यानी कि जो वर्ड पहले आएगा पहले उसे लिखिए। देखिए, रोटी सेकना, दूसरे नंबर पे आटा गूंथना और रोटी बेलना। अब मुझे आप खुद बताइए पहले क्या काम होता है, रोटी सेकी जाती है या आटा गूंथा जाता है या रोटी बेलते हैं? सबसे पहले तो आटा गूंथा जाएगा ना, तो पहले नंबर पे आपका क्या आएगा, पहले नंबर पे आपको लिखना है आटा गूंथना। आटा गूंथने के बाद अब क्या करेंगे, रोटी बेलेंगे, तो दूसरे नंबर पे रोटी बेलना आएगा, और तीसरे नंबर पे क्या है, रोटी सेकना। बस यही होते हैं रीअरेंज। कितना आसान है। दूसरा एग्जांपल देख लो, देखो, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स। इसके अंदर कुछ उल्टे सीधे वर्ड हैं, आपको सही करके लिखना है, रीअरेंज करना है। देखिए CTA, लेकिन रीअरेंज का मतलब, जंबल वर्ड का मतलब ये होता है कोई ऐसा सेंटेंस या वर्ड जो किसी का मीनिंग दे, यानी कि सेंस लेस नहीं होना चाहिए, मीनिंग फुल होना चाहिए। उसका कोई मीनिंग आता हो तो ही रीअरेंज कहलाएगा, नहीं तो वो रीअरेंज नहीं कहलाएगा, यानी कि जंबल वर्ड नहीं कहलाएगा, ठीक है। देखिए जैसे CTA, इसके अंदर देखिए कोई वर्ड बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। पहले C आएगा पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे A आएगा, तीसरे नंबर पे T, तो ये बन गया क्या, एक वर्ड, क्योंकि इसका कोई मीनिंग है। स्कैट मतलब बिल्ली, तो ये क्या है, एक मीनिंग दे रहा है, इसलिए इसे जंबल वर्ड कहा जाएगा। दूसरा देखिए KOOB, तो इसके अंदर क्या है, बन सकता है कोई दूसरा वर्ड, ऐसा बन जाएगा BOO और K, देखो मीनिंग दे रहा है, यानी कि ये कहलाएगा जंबल वर्ड। थर्ड वन देखिए, तीसरा कह रहा है NAM, नेम, ये तो कुछ वर्ड होते ही नहीं है, ई लग जाता तो एक वर्ड बन जाता, लेकिन यहां पे कुछ नहीं है। यहां पे कैसे बन सकता है, M फिर A और एक N, मैन, मैन मतलब आदमी, तो इसका मीनिंग हो गया, तो ये कहलाएगा जंबल वर्ड। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं वर्डों को यानी कि लेटर्स को ऑर्डर में रख रहा हूं। यहां पे लेटर्स को रखा है, कुछ वर्ड को रखते हैं, जो एग्जाम में आएंगे उनको सेंटेंस में वर्डों को अरेंज करके रखा जाता है, दैट इज कॉल्ड जंबल वर्ड, ठीक है। तीसरी ट्रिक और देखो, जैसे मान लो कुछ मैथ में है, जैसे कि मैथ में तो बहुत आसान है, आपको पता ही है, पहले 2 दे रखा है, 1 दे रखा है, 3 दे रखा है, 4 दे रखा है, तो पहले क्या आता है, 1 आएगा, तो पहले नंबर पे क्या आएगा, ये, दूसरे पे क्या आएगा 2, तीसरे नंबर पे क्या आएगा ये, और चौथे पे ये। तो ये क्या करा है, मैंने रीअरेंज करा है। इसी तरीके से आपको बस इंग्लिश में करने, बस वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए होता है क्योंकि उनका मीनिंग नहीं पता होता, ठीक है। तो मैंने आपको ये छोटा सा एग्जांपल दिया है, लेकिन अब जो बताने जा रहा हूं वो ट्रिक दे रहा हूं मैं आपको, तो ध्यान से देखना
और वीडियो लास्ट तक देखना है, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर जरूर करना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए भाई साहब, बहुत अच्छी ट्रिक लेके आया हूं। पूरे YouTube पे आपको ऐसी ट्रिक नहीं मिलेगी, फुल्ली एक्सप्लेनेशन दिया है और मजा आ जाएगा आपको देखकर। एक एक चीज पे मैंने टच करा है, ध्यान से देखना और इसकी बिल्कुल भी मत करना। देखिए, तो मैंने यहां पर लिखा है एक फॉर्मूला, देसी फॉर्मूला, उसके अंदर इतनी सी भी चीज नहीं छोड़ी है, सारा एकदम सफा छट। देखिए फॉर्मूले में सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है। मान लीजिए सेंटेंस आ गया, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है सब्जेक्ट क्या है। अब ये सब्जेक्ट क्या होता है शॉर्ट में बताऊंगा, अगर आपको फुल एक्सप्लेनेशन देखना है तो मेरी चैनल पर जाइए, वहां पे सब्जेक्ट के बारे में सारी डिटेल से बताया गया है। सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, मेरे हिसाब से सब्जेक्ट वो होता है, अगर सेंटेंस में कौन या किसी ने करके देखते हैं तो वो सब्जेक्ट होता है। सिर्फ इतना कहना चाहूंगा। लोग कहते हैं कि जो व्यक्ति काम करता है या जिसके बारे में बात होती है वो सब फालतू की बातें हैं। मैं सिर्फ इतना कहता हूं, कौन या किसी ने करके देख लो, सब्जेक्ट का पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे हिंदी का अगर कॉन्सेप्ट चल रहा है तो हिंदी के हिसाब से बता रहा हूँ आपको। जैसे राधा खाना खाती है, कौन खाना खाता है, राधा, ठीक है। राहुल पानी पीता है, कौन पीता है पानी, राहुल। मैं अंग्रेजी बोलता हूं, कौन बोलता है, मैं। तो समझ में आ गया, ज्यादा नहीं बताऊंगा, देखो डिटेल में नहीं जाने वाला। अब क्या करना है इसके अंदर, देखो तो सब्जेक्ट, इंग्लिश में सब्जेक्ट क्या होते हैं, देखिए इंग्लिश में सब्जेक्ट होता है आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, नाम पढ़ रखा होगा। लेकिन दोस्तों मैंने अपनी जो यूट्यूब पे वीडियो डाल रखी है उसमें ध्यान से देखना, वहां पर खाली यही सब्जेक्ट नहीं होते, और भी चीजें होती हैं, जैसे निर्जीव चीजें, वो भी सब्जेक्ट होती है। जैसे मान लो पेन काला है, तो क्या काला है, पेन, तो ये भी सब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक है। तो ज्यादातर लेकिन आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी, तो निर्जीव चीजें भी सब्जेक्ट हो सकती हैं। समझ में आया। पहली चीज, सब्जेक्ट क्या होता है, कौन या किसी ने करके सब्जेक्ट का पता चलता है। जैसे शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, किसने बनवाया, शाहजहां ने, तो सब्जेक्ट आ गया। सब्जेक्ट के बाद फिर देखेंगे हेल्पिंग वर्ब। अब ये हेल्पिंग वर्ब क्या है दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब तो आपने पढ़ी रखी होगी, नहीं पढ़ रखी तो देख लेना, बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। तो हेल्पिंग वर्ब के अंदर आपको आपने पढ़ा होगा इज, एम आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी, डू या डज, डिड, विल, ये सारी चीजें हेल्पिंग वर्ब होती हैं। लिखने की कोई जरूरत है नहीं, आपको पता है। ये दूसरे नंबर पे आपको लिखना है। देखिए पहले नंबर पे सब्जेक्ट, दूसरे नंबर पे आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी। उसके बाद या तो फिर मोडाल्स वर्ब हो गया। मोडाल्स वर्ब क्या होती है, मोडाल्स वर्ब में जैसा आपको पता है कैन बी, कुड बी, शुड बी, वुड बी, मे बी, माइट बी, शैल बी, विल बी, ये भी एक मोडाल्स में आते हैं। तो ये सारी चीजें मोडाल्स में आ जाएंगी, तो इन्हें हेल्पिंग वर्ब का नाम दे सकते हैं। लेकिन मैंने इसको नौकर का नाम दिया है, क्योंकि भाई मेन वर्ब से पहले जो आती है ना उसे हम नौकर कहते हैं। फिलहाल मैं कहता हूँ मेन वर्ब मतलब मालिक। ये मैं अपनी दूसरी वीडियो में मैंने आपको बता रखा है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहाँ पर आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ ये सब चीज़ें बता दी है। लेकिन जंबल वर्ड की बात हो रही तो मैं जंबल वर्ड में अपना फोकस करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी या मोडाल्स वर्ब, जो भी हो दूसरे नंबर पर लिखना है। तीसरे नंबर पर आती है मेन वर्ब। मेन वर्ब तो बताने की जरूरत है नहीं। मेन वर्ब कितनी होती हैं, कितनी होती है, नहीं यार 5 होती हैं। अब 5 क्या होती है भाई, इतना टाइम नहीं कि मैं आपको 5 बताऊं, ऐसे बता देता हूँ। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, चौथी जो फॉर्म होती है वो जीरंड होती है, आईएनजी, और पांचवी जो फॉर्म होती है इसमें एस लग जाता है। जैसे गो फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकंड, थर्ड क्या होती है गॉन, और फोर्थ कौन सी होती है गोइंग, और पांचवी जो होगी गोज। अब इतना टाइम नहीं कि मैं आपको इसके बारे में बताऊं, वो आप मेरे चैनल पे देख लेना इन सब चीज़ों के बारे में। तो देखो, तो पांचवी मेन वर्ब होती है। मेन वर्ब आपको पता है, देखो सेकंड थर्ड फॉर्म कुछ भी हो सकती है। मेन वर्ब होने के बाद अब यहाँ के बाद ध्यान देना दोस्तों, यहाँ तक तो हर कोई कर लेता है, लेकिन यहाँ इसके बाद क्या करना है ये ध्यान देना। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है यार, हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो नरेशन पढ़ी थी, कि इनडायरेक्ट क्या है भाई साहब, ये वो चीज़ नहीं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जिससे बात कही जाती है। यानी कि अगर मैं कहूँ मेरी भाषा में किसे या किसको करके, आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का आराम से पता चल जाएगा कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, किसे या किसको करके, ठीक है। जैसे मान लो मैं राहुल को मिलता हूँ, किसको मिलता हूँ, राहुल को, ठीक है। उसे तुम जानते हो, किसको जानते हो, उसे। तो हिंदी कहीं से भी हो सकती है, ये नहीं कि दूसरे नंबर पे इनडायरेक्ट होगा, पहले पे भी हो सकता है, ठीक है। इसके लिए आप मेरी वीडियो देख लेना, आपको आराम से पता चल जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट क्या होता है, ठीक है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के कुछ इंग्लिश में एग्जांपल ये होते हैं कि मी, यू, अस, हिज, हर, हिम, देम, इट, ये टू के बाद कोई नाम आता है, ये सारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं। शॉर्ट में बता रहा हूँ, अगर ये दिखे ना तो समझ जाने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और ये कब आएंगे, मेन वर्ब के तुरंत बाद आएंगे, ध्यान रखना। उसके बाद आता है डायरेक्ट। इस दुनिया में जो भी चीज़ आप देख रहे हो वो सब डायरेक्ट है, मतलब इंसान को छोड़ के, सही है। ज़्यादातर नाउन मिलेंगी, जैसे मान लो ये पेन, ये भी एक क्या नाम है, डायरेक्ट है। ये बोर्ड, ये भी ना वो है। टाइम, ये भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। बल्ब, ये भी डायरेक्ट है। मोबाइल, ये भी डायरेक्ट है। पेपर, ये भी डायरेक्ट है। और डायरेक्ट की पहचान करने का सबसे बेहतर तरीका ये है, अगर सेंटेंस में आप क्या करके देख लो। जैसे मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, अंग्रेजी। मैं पेन खरीदता हूँ, क्या खरीदता हूँ, पेन। समझ में आ रहा है ना।
तो ये क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। समझ में आ गया? तो मैंने क्या बताया आपको, सब्जेक्ट बता दिया, हेल्पिंग वर्ब में मोडास वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों बता दी, फिर क्या बताया, मेन वर्ब बता दी, उसके बाद इनडायरेक्ट बता दिया, डायरेक्ट बता दिया। यहां तक तो लगभग आपको सबको पता होगा, यहां तक तो नहीं पता होगा कि इनडायरेक्ट डायरेक्ट का नहीं पता होता, वो मैंने आपको बता दिया। अब जो चीज कराने जा रहा हूं दोस्तों, ये तो बिल्कुल ही यूनिक है, बिल्कुल घुस गया हूं मैं इन चीजों में कि मैं बिल्कुल गहराई से ही बताऊंगा आपको डेप्थ में कि रियल में जंबल वर्ड होते ही क्या है। जब हम आए ना तो इसको सही सही सीख के जाएंगे, ठीक है? बस वीडियो को लाइक कर दो, लास्ट तक देखना यार, मजा आ जाएगा जंबल वर्ड सीख कर। एग्जाम्पल भी दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। देखिए अब बात करता हूं अदर। लोग कहते देते हैं यार अदर अदर, भाई साहब ये अदर है क्या? पूरे YouTube पे आपको कहीं पे भी अदर के बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा। मेरी वीडियो देखना, सारा एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा अदर के बारे में। लेकिन यहाँ मैं आपको ज़्यादा डेप्थ में तो नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ बताऊंगा अदर के बारे में। आज ये भी पोल में खोल रहा हूँ कि अदर में होता क्या है। लोग कह देते हैं यार सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अदर, ये लेकिन वो पल्ला झाड़ लेते हैं। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, आप अदर के बारे में समझ जाएंगे ना तो यकीन मानना आपकी आधी प्रॉब्लम तो ऐसी सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि ज़्यादातर अदर अदर का मतलब होता है अन्य, फालतू। अब फालतू बचा क्या है, देखिए क्या होता है। अदर को मैं मानता हूं प्रेपोजिशन, यानी कि प्रेपोजिशन वाला वर्ड अदर में कहलाता है। जिसके साथ प्रेपोजिशन आती है वो अदर कहलाता है, ठीक है? देखिए सबसे पहले आती है एडवर्ब। अब ये एडवर्ब क्या है, जैसा कि इंग्लिश में जब ज्यादातर वर्डों में ly लग जाता है, जैसे फ्रिक्वेंटली, डेली, ब्यूटीफुली, प्लैनेटली, मतलब कितने वर्ड जिसमें ly आता है वो एडवर्ब कहलाते हैं। लेकिन बहुत से वर्डों में ly नहीं आता, वो भी एडवर्ब है। जैसे आपकी वेरी, वेरी भी एक एडवर्ब है, टू TOO वाला वो भी एक एडवर्ब है, वेल ये भी एक एडवर्ब होती है। ये एडजेक्टिव नहीं है, यानी कि जो शब्द क्रिया की, यानी कि जो एडजेक्टिव की मतलब जो वर्ब की खासियत को बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, एडवर्ब। और जो क्या नाम है, नाम की खासियत को बताते हैं उसे एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है? मैं ज़्यादा नहीं बताना चाहूँगा। फिलहाल जिसके लास्ट में आपको ly दिख जाए वो एडवर्ब कहलाएगी ज़्यादातर, ठीक है? समझ में आ गया? तो पहले नंबर पे हमें एडवर्ब लेना है। देखो यहाँ पे काफ़ी बात अच्छी ये है कि अब मैंने सीक्वेंस में रखा है, ये नहीं बस कुछ भी उल्टा सीधा लिख दिया, नहीं, पहले ly वाला ही आएगा। दूसरे नंबर पर कंपनी। अब ये कंपनी क्या है, कंपनी का मतलब होता है जब सेंटेंस के अंदर विद वर्ड आ जाए, विद, यानी कि मैं राहुल के साथ खाना खाता हूं, ठीक है? तो राहुल के साथ यहां पे विद एक कंपनी को दिखा रहा है, एक साथ को दिखा रहा है, तो ये दूसरे नंबर पे आएगा। अगर ये नहीं हुआ तो ये तो पहले नंबर पे हो जाएगा। यानी कि अगर ये दोनों ही आते हैं तो पहले नंबर पे एडवर्ब आएगा, दूसरे नंबर पे कंपनी आएगा, ठीक है? समझ में आ गया? तीसरा पर्पस। अब पर्पस क्या होता है? पर्पस का मतलब उद्देश्य होता है, जिसके साथ इंग्लिश में 4 वर्ड नजर आ जाए, 4, जैसे दिस इज गिफ्ट फॉर यू, ठीक है? आई अर्न मनी फॉर यू, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो जहां भी फॉर नजर आए ना, समझ जाना वो पर्पस है, वो तीसरे नंबर पर आएगा। तो ऑर्डर में लिखा है ताकि, क्योंकि जंबल वर्ड कर रहा हूं, इस बात का मेरे को ध्यान है, इसलिए मैं नहीं चाहता आपका आगे पीछे सेंटेंस जाए, तो बिल्कुल बारीकी से समझना। तीसरी चीज आती है लोकेशन। अब लोकेशन में क्या करते हैं बच्चे, पहले ले लेते हैं, वो गड़बड़ हो जाती है। लोकेशन पहले नहीं लेना है, लोकेशन बाद में लेना है। लोकेशन मतलब एट, ऑन, इन। जैसे मान लो बोर्ड पर वर्ड है, तो कहां पर है, बोर्ड पर, यानी कि लोकेशन का मतलब ये चीज है कहां, तो ये चीज लोकेशन में आती है, ठीक है? मैं नॉर्मल बता रहा हूं, अगर तुम मेरी वीडियो देखोगे आप लोग मेरे चैनल पे, तो आपको एक एक चीज के बारे में मैंने काफी एग्जांपल भी दे रखे हैं, आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है? अच्छा, टाइम। अब ये टाइम की बात क्या है, टाइम होता क्या है? टाइम के अंदर देखो घड़ी का टाइम भी हो सकता है, या आपका कैलेंडर का भी टाइम होता है, जैसे टुडे, डेली, मॉर्निंग, ये इवनिंग, ये सारी चीज टाइमिंग। और टाइम हमेशा दोस्तों लास्ट में ही लेना, लास्ट में ही लेना है आपको, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो देखो मैंने कितनी बेहतरीन तरीके से आपको अदर के बारे में बताया गया। अगर सोचो, अगर ये ऑर्डर में हमें पता चल जाएंगे कैसे क्या चीज़ है, सोचो हमारा कभी गलत होगा? कभी नहीं होगा ना। तो इसी बात पर एक एग्जाम्पल हो जाए, जिसके अंदर मैं चाहता हूँ कि ज़्यादातर चीज़ें आपको देखने को मिले, सही रहेगा ना? अगर एग्जाम्पल मिल जाए तो सारी चीज़ आपके समझ में आ जाएगी, ठीक है? चलो एग्जाम्पल देखते हैं। तो दोस्तों यहां मैंने 2 एग्जाम्पल लिखे हैं और सारी चीजें इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगी, मजा आ जाएगा आपको एग्जाम्पल देख के। देखिए मैंने हिंदी में एग्जाम्पल लिखा है, उसके अंदर ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। देखिए हिंदी में क्या एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल, मैं रात में उसे हाथों से किचन में प्यार से खाना नहीं खिला रहा हूं। देखिए कितनी सारी चीजें आएंगी, 1 बाय 1 करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे। देखिए सबसे पहले मैं, सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट का बताया था, कैसे पता करते हैं, कौन ये किसने करके, कौन खिलाता है, मैं। तो देखो मैं की इंग्लिश आई, ये हो गया सब्जेक्ट, एक एक चीज बता रहा हूं। उसके बाद रहा वाला है, कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो हेल्पिंग और कौन सी लगेगी, एम, ये हो गई हेल्पिंग
वर्ब। ठीक है, नेगेटिव है तो नॉट लगा दिए, ये तो पता ही है, दुनिया का हर सेंटेंस मतलब कोई भी सेंटेंस हो तीसरे नंबर पे नॉट लगता है, ये हो गया नेगेटिव। ठीक है, चौथे नंबर पे देखो मेन वर्ब, मेन वर्ब कॉन्टिन्यूअस है तो आईएनजी लगना तो बनता है, तो क्या आ रहा है देखो खिलाना, फीडिंग, तो ये क्या हो गई मेन वर्ब यानी कि मालिक हो गया ये। उसके बाद किसे, देखो मैंने क्या बताया था, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, किसे खिलाता है, मैंने बताया ना किसको करके या किसे करके देखते हैं किसको खिला रहा है, तो भाई उसे खिला रहा है। देखो कितने आराम से जवाब आ रहा है, तो ये क्या हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब उसके बाद मैंने बताया था डायरेक्ट का कैसे पता करते हैं, क्या करके, क्या खिला रहा है, खाना खिला रहा है, तो क्या हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब उसके बाद अदर की बात है आती है, अब देखते हैं इनमें कौन कौन सी चीजें, लेकिन ध्यान रखना ये मत सोचना कि सारी चीजें मिल जाएंगी, ये कोई मजाक नहीं चल रहा कि सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी सेंटेंस में, जो होंगी वही लिखेंगे। देखिए सबसे पहले एडवर्ब, एडवर्ब मैंने बताया था कोई काम, मतलब कोई ऐसा काम जो जिसके अंदर कुछ खास बात हो रही हो, जैसे प्यार से खिला रहा है यानी कि खिला तो रहा है लेकिन एक चीज जोड़ दी, प्यार से खिला रहा है, तो यानी कि क्या हो गई, ये हो गई एडवर्ब। तो एडवर्ब पहले ले ली हमने। ठीक है, उसके बाद फिर कंपनी है, मतलब विद आ रहा है के साथ, हाँ आ रहा है हाथों से। मैंने बताया था इंसान के साथ भी हो सकता है, लेकिन कोई चीज़ किसी, जैसे मान लो मैं हाथों से कपड़े धोता हूँ, मैं आंखों से देखता हूँ, ये सारी चीज़ एक तरह से कंपनी के अंदर ही आती हैं। तो ये क्या है, ये विद वाला यहाँ विद लगेगा, तो क्या आएगा, ये हो गई हमारी कंपनी। एक तरह से कंपनी क्या हो, या एक तरह से मैं बोल सकता हूँ सोर्स, कंपनी कहना सही नहीं होगा यहाँ पे, सोर्स यानी कि आपका सोर्स क्या है, हाथ, आपने हाथों से उसे खाना खिलाया तो आपका सोर्स क्या है, हैंड। ठीक है, देन फिर क्या होगा, पर्पस, किसके लिए है, कुछ नहीं, ये नहीं है, ये है ही नहीं इसके अंदर। लोकेशन, लोकेशन है, हाँ शायद किचन में, बिल्कुल है, तो यहाँ पे क्या आ गया, इन द किचन, ये क्या आ गई लोकेशन। तो देखो अदर के अंदर ही चल रहा हूं मैं, इतनी डेप्थ में कोई नहीं जाता, ध्यान रखना है, बहुत गहराई से बता रहा हूं मैं आपको। अदर के अंदर लोकेशन आ गई, ये देखो लोकेशन के बाद क्या आता है, टाइम, टाइम क्या है, रात, तो यहाँ पे टाइम आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया पहला एग्जांपल। चलो दूसरा देखते हैं। दूसरे एग्जांपल में क्या कह रहा है, उन्हें तुम पार्क में बच्चों के लिए रोजाना कहानी सुना सकते हो। देखो कौन सुना सकते हो, तुम, तो तुम क्या है, यहां पर सब्जेक्ट आ गया, सकता है मोडाल्स वर्ब, ध्यान रखना, तो यहां पर कैन लगा दिया। ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया और ये आपका मोडाल्स हेल्पिंग वर्ब हो गई, मोडाल्स। उसके बाद मेन वर्ब क्या है, सुनाना, टेल, देखो मेन वर्ब आ गई, मेन वर्ब। ठीक है, चौथे नंबर पे मैंने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किसे सुना सकते हो भाई, उन्हें सुना सकते हो, उन्हें मतलब देम, देखो दिख रहा है, एक एक चीज क्लियर करते हुए चलूंगा। देखो तो यहां पर क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, फिर मैंने क्या बताया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या सुना सकते हो भाई, स्टोरी सुना सकते हो, कहानी सुना सकते हो, ये रहा, तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सारी चीजें खत्म, अदर पे आ जाओ। कुछ ऐसा सुना सकता है, कुछ मतलब जो कहानी सुना रहा है कुछ अलग तरीके सुना रहा है, कह रहा है बच्चों के लिए रोजाना कहानी सुना सकता हूं, नहीं मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा, नॉर्मल सुनाने की बात कर रहा है। उसके बाद कंपनी, किसके साथ, साथ आ रहा है, नहीं जी साथ भी नहीं आ रहा। मैंने क्या क्या बताया, जरूरी नहीं कि सारी चीजें आए, किसके लिए सुना रहा है, हाँ बच्चों के लिए सुना रहा है। देखो यहाँ पे आ गया पर्पस, जो उसका पर्पस है बच्चों के लिए, तो यहाँ पर अदर आएगा, लेकिन अदर में क्या चीज़ है, ये पर्पस है। देखो बहुत गहराई से चीज़ बता रहा हूँ मैं, इतना डेप्थ में नहीं बताता कोई दोस्त, तो ध्यान से सुन लेना इसे। उसके बाद फिर लोकेशन, कहाँ सुना रहा है, लोकेशन क्या है उसकी, लोकेशन है पार्क में, ये बंदा पार्क में सुना रहा है, तो पार्क जो हो गई ये क्या हो गई, लोकेशन हो गई, यानी कि अदर के अंदर लोकेशन आ गई। उसके बाद कोई टाइम है, बिल्कुल है, रोजाना, रोजाना भी देखो एक टाइम होता है, तो ये क्या हो गया, अदर के अंदर टाइम आ गया। सारी चीज़ें तो हो गई, अब रहा क्या, जी हाँ। तो दोस्तों ये था, मैंने हिंदी के हिसाब से एग्जांपल दिए। आप कहोगे सर ये तो बड़ा आसान होता है, इसको तो आप कर ही लेंगे, टेंशन मत लो, मैं सारे आपको और भी एग्जांपल दूंगा। अब मैं देता हूँ आपको इंग्लिश में जो खतरनाक खतरनाक से एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, अब लेता हूँ मैं कुछ एग्जाम्पल जो पेपर में आ जाते हैं, कैसे करते हैं, देखिए डील कैसे करना है इसके साथ, वही ट्रिक लगाना है हमें। सबसे पहला एग्जाम्पल है जैसे द स्पैरो फ्रॉम सिटी, इट डिसअपेयर्ड, हाउस, हैज, सीम्स, कॉमन, द, दैट। अरे भैया कितना बड़ा है यार, ये तो हमारी सोच से भी परे है। लेकिन दोस्तों घबराओ मत, मैं आपको बहुत चिंटू तरीके से बता दूंगा, आराम से हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, फॉर्मूला रखेंगे आराम से हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन को भी जरूर बताइए। ठीक है, करें शुरू। देखिए सबसे पहले बेहतर होगा कि अगर हम इनका मीनिंग जान लें,
ये ट्रिक है, ये सेकंड ट्रिक है मेरी के मीनिंग को जान लेते हैं उसी फॉर्मूले में रखेंगे। ठीक है, देखिए जितना जान सकते हैं जान ले, नहीं तो एक आध तो चल जाएगा। देखिए दा का मतलब आपको पता ही है, हर निर्जीव चीज से पहले आप दा लगा सकते हो। स्पैरो चिड़िया होती है, चिड़िया पता ही है आपको। फ्रॉम का मतलब से होता है, सिटी का मतलब शहर होता है, इट का मतलब यह होता है, डिसअपेयर्ड का मतलब होता है विलुप्त होना यानी कि दिखाई ना देना, हाउस का मतलब है घर, हैज का मतलब ये एक हेल्पिंग वर्ब है, सीम्स ये एक वर्ब है, कॉमन एक आम, दा पता ही है दैट। अब हमारा टारगेट क्या है, मैंने आपको फॉर्मूले बताया था, सबसे पहले हम ढूंढेंगे सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट इसके अंदर मैं तुम हम इस तरह से तो कुछ है नहीं, मैंने बताया था दूसरा भी सब्जेक्ट होता है जो निर्जीव होता है। देखते हैं सब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी है। देखिए स्पैरो भी एक सब्जेक्ट हो सकता है, मान लो मैं इसको एक छोटा सा सब्जेक्ट मान के चल रहा हूँ। फ्रॉम सिटी, सिटी भी हो सकता है, लेकिन इट, अब ये इट अगर ये सब्जेक्ट वाला है तो बेटर है, अगर ये इट वो वाला है ऑब्जेक्ट तो वहाँ गड़बड़ हो सकती है, तो मैं इट को भी सब्जेक्ट मान के चल रहा हूँ। और डिसअपेयर तो वर्ब है, हाउस भी हो सकता है, हैज, सीम्स, कॉमन, दैट। तो हिंदी थोड़ी बहुत देख लें, चिड़िया, फ्रॉम का मतलब से, सिटी, इट, डिसअपेयर मतलब विलुप्त होना, हाउस घर, हैज, सीम्स, कॉमन, दैट, द। कुछ समझ में आ रहा है? कुछ चिड़िया के बारे में बात कर रहा है कि विलुप्त विलुप्त, कुछ अंदाज़ा लगाओ यार कि विलुप्त हो रही हैं, और घर से मतलब कुछ अंदाज़ा लग रहा है। तो चलिए देख लेते हैं, मान लो मैं सब्जेक्ट रख रहा हूं इट, पहले इट रख लेते हैं, इट। अब वर्ब कौन कौन सी हो सकती है, या तो वर्ब ये है या वर्ब ये है, दूसरी कोई वर्ब है नहीं। तो मैं चलता हूं, अगर इसे रखता हूं तो मेरे को जाना पड़ेगा यहां पर, और इसे रखता हूं तो मुझे फिर यहां दिक्कत पड़ जाएगी। तो मैं करता हूं सीम्स को रख लेता हूं, सीम्स का मतलब लगता है, दिखाई देती है, यानी कि इट सीम्स, यानी कि इससे पता चलता है इट सीम्स लगता है, सीम्स का मतलब होता है लगता है। और सीम्स टू तुमने सुना होगा कि इट सीम्स टू मी दैट, या इट सीम ऐसा लगता है, तो यहां पे दैट का आना जरूरी है। तो दैट क्या है, यहां पर दैट आ गया, तो यहां दैट लिख लेते हैं, यानी कि ऐसा लगता है कि, ऐसा लगता है कि। अब सब्जेक्ट मैंने बताया था चिड़िया है, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, दा लगा देंगे अभी पहले। और ये कॉमन, कॉमन का मतलब है आम, आम चिड़िया, जो यानी कि आम जो चिड़िया होती हैं घरों में, तो हम यहां लगा सकते हैं क्या, कॉमन, यानी कि यहां पर ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी वर्ब हो गई, ये दोबारा से दैट जो है ये एक वर्ड लगाया जाता है, फिर यहां से दोबारा से देखो सब्जेक्ट चालू हो रहा है, ध्यान देना यहां से, अब यहां से सेंटेंस चालू हो गया, क्योंकि ये डबल वाले सेंटेंस थे, दैट वाले थे। तो यहां सब्जेक्ट लगाए, फिर वर्ब लगाई, मेन हेल्पिंग वर्ब थी नहीं इसमें, तो फिर दैट लगा, यहां से दोबारा चालू हो रहा है द कॉमन स्पैरो, यानी कि जो कॉमन स्पैरो है, जो यानी कि घरों में आपने देखी होगी जो चिड़ियाएं होती हैं, अब तो विलुप्त हो रही हैं धीरे धीरे, तो यहां पर ये दिखाई देता है कि जो कॉमन स्पैरो है, ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया। अब यहां लगा सकते हैं हेल्पिंग वर्ब हैज, काटते हुए चलें जो जो हो गए। मैंने दा भी ले लिया, देखो दा ले लिया, स्पैरो भी ले लिया, मैंने फ्रॉम भी नहीं लिया, अभी सिटी भी नहीं लिया, इट ले लिया है मैंने, और डिसअपेयर्ड नहीं लिया, हाउस नहीं लिया है अभी, हैज़ ले लिया है मैंने, सीम्स ले लिया है, कॉमन ले लिया है, और दैट भी ले लिया है, ठीक है। तो इट सॉरी हैज़, यानी कि एक वचन है तो हैज़, थर्ड फॉर्म लगा दो डिसअपेयर्ड, डिज अपेयर्ड, यानी कि जो ये लगता है कि जो कॉमन स्पैरो है वो क्या हो गई हैं, डिसअपेयर्ड हो गई हैं, विलुप्त हो गई हैं, कहां से, ठीक है। अब क्या क्या बचा है, फ्रॉम, हाउस तो आ गया ना, द कॉमन, अच्छा यहां पे हाउस और लगा लो, क्योंकि घर की जो आम घर की जो चिड़ियाएं हैं, कॉमन हाउस स्पैरो, यानी कि जो घरों की जो आम घरों की जो चिड़ियाएं हैं वो क्या हो गई हैं, वो क्या हो चुकी हैं, हमारी विलुप्त हो चुकी हैं। तो क्या आएगा, हैज डिसअपेयर्ड, ठीक है, कहां से, फ्रॉम, फ्रॉम भी हो गया, यानी कि ये भी खत्म। अब बचा क्या, सिटी और द, फ्रॉम द सिटी, हो गया ना सारी चीजें, देखो ये भी हो गई। तो भाई मेरे हिसाब से तो ये तरीका सही है, शायद दूसरे तरीके से बनाना चाहें तो मुश्किल लग रहा है। अगर मान लो मैं ये ले लेता कि स्पैरो, ऐसे भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लो द कॉमन हाउस स्पैरो हैज डिसअपेयर्ड
फ्रॉम द सिटी, इट सीम्स टू मी, लेकिन हमेशा इट सीम्स जो आता है वो शुरू में ही आता है। तो आई थिंक ये सही है, मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन ये ज्यादातर सेंस निकल रही है। मैंने बताया जंबल वर्ड क्या होता है जिसकी सेंस निकले, तो ये सेंस दे रहा है, इसका मतलब है ये यहां पर ठीक है। हालांकि थोड़ा सा टफ है, लेकिन मैंने देखो क्या करा, बिल्कुल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चला। मैंने सब्जेक्ट लिया, मैंने हेल्पिंग वर्ब लगाई, मैंने क्या करा, मेन वर्ब ली, फिर मैंने क्या लगा, देखो लोकेशन, फ्रॉम भी एक लोकेशन होती है, उसके बाद फिर यहां पे अदर आ गया ये। ठीक है, ट्रिक काम आ गई। चलो दूसरा देख लेते हैं एग्जाम्पल। तो दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। देखिए, बिलीव्ड इन, बिलीव्ड का मतलब होता है विश्वास करना। पीपल ऑफ इंडिया, आपको पता है भारत के लोग, द सेक्रेडनेस ऑफ, द सेक्रेड का मतलब होता है पवित्रता, ऑफ, हैव ट्रेडिशनली, आपको पता ही है, हैव शायद यहां पे भी एक वो है, हैव ट्रेडिशनली मतलब एक दस्तूर के तौर पर, एंड वाइल्ड लाइफ तो आपको पता है कि जंगल की जिंदगी। तो इसको बनाते हैं। देखें, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है। देखें, पीपल ऑफ इंडिया, एक तो ये भी सब्जेक्ट हो सकता है, ये तो हो नहीं पाएगा, वाइल्ड लाइफ होगा, या दो होंगे। अब देखते हैं कहां से हम सब्जेक्ट ले सकते हैं। अगर मैं यहां पर वाइल्ड लाइफ लेता हूं तो मेरे को फिर वर्ब लेनी पड़ेगी। वर्ब हमारे पास देखो दोस्तों यहां पर एक ही है, और हेल्पिंग वर्ब ये है, तो दो ऑप्शन है मेरे पास। अगर मैं देखो, वाइल्ड लाइफ इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जो है वो बहुवचन में है, प्लूरल है, लेकिन ये प्लूरल हो सकता है क्योंकि पीपल ऑफ इंडिया, इंडिया के लोग, जो लोग हैं वो क्या हैं, प्लूरल हैं दोस्तों। तो यहां पर मुझे लेना पड़ेगा यहां पर पीपल ऑफ इंडिया, ये हो गया मेरा सब्जेक्ट। अब ध्यान रखना यहां पे क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब, और साफ सुथरा देखो यहां पर आपकी मेन वर्ब मिल जाती है, बिलीव्ड इन, तो क्या आएगा, बिलीव्ड इन। यहां पर ये क्या होगी, ये होगी मेन वर्ब। अब यहां पे क्या क्या चीज हो चुकी है, काटते हुए चलो। देखो, पहले नंबर पे हमारा आ गया सब्जेक्ट, दूसरे नंबर पे ये, और तीसरे नंबर पे ये चीज आ गई। उसके बाद अब यहां पर हम ट्रेडिशनली लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट तो कुछ है नहीं, तो हम यहां पर ट्रेडिशनली लिख सकते हैं। ट्रेडिशनली आप यहां पे भी लिख सकते हो, ऐसा बात नहीं है, एडवर्ब आपका यहां पे भी आ सकता है, गलत नहीं है। तो मैं यहां पे ट्रेडिशनली लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, ट्रेडिशनली, यानी कि दस्तूर तरीके से बनाते हैं हम। अब बचा क्या, अब यहां पर हमारी जो चीज बच रही है वो बच रही है क्या चीज, वाइल्ड लाइफ और द सेक्रेडनेस ऑफ। तो मैं यहां पर अब जो है क्या उठाऊंगा, यहां पर एक, अगर मैं वाइल्ड लाइफ उठा लेता हूं तो यहां पे इसका मतलब हो जाएगा जो इंडिया के लोग जो हैं वो विश्वास करते हैं दस्तूर पर, किसकी, वाइल्ड लाइफ की, या पवित्रता ऑफ वाइल्ड लाइफ। जाहिर सी बात है जो पवित्रता होगी वो वाइल्ड लाइफ की होगी, ये थोड़ी कि वाइल्ड लाइफ पवित्रता होगी। तो यहां पर मैं लेता हूं द सेक्रेडनेस ऑफ, तो यहां पे क्या आ जाएगा, द सेक्रेडनेस ऑफ किसकी, वाइल्ड लाइफ। ठीक है, आ गई सेंस। तो यानी कि जो भारत के जो लोग हैं वो विश्वास करते हैं किसके दस्तूर में, पवित्रता, किसकी पवित्रता, जो वाइल्ड लाइफ की है। ठीक है, इजी है, थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन दोस्तों आप प्रैक्टिस करेंगे ज्यादा से ज्यादा तो हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया। तो भाई ये थी पूरी जंबल का फुल एक्सप्लेनेशन। दूसरा ट्रिक मैंने आपको बता दी, मैंने बताना नहीं चाहूंगा क्यों, क्योंकि वो हिंदी के हिसाब से होती है, तो आप, मैंने इसको बता दिया कि आप हिंदी से भी आप इसका मीन निकाल सकते हैं। वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, नहीं तो कोई फायदा नहीं है ज्यादा टाइम खर्च करके। यहां पर आप हिंदी बनाइए और हिंदी के हिसाब से आप लेके चलिए कि क्या होगा। ठीक है, ज्यादा एग्जाम्पल नहीं दिए हैं मैंने, लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा इस पर प्रैक्टिस करना तो आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी वीडियो मैंने आपको जंबल वर्ड से बताई है, और बताना कि वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इसी तरह की वीडियो मैं इस चैनल पे लाता रहूंगा, एक से एक वीडियो आएगी। आपके एग्जाम नजदीक हैं, बिल्कुल ऑलमोस्ट आ चुके हैं, तो ऐसे में आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखिए और आपको पूरी नॉलेज मिलेगी। फुल एक्सप्लेनेशन चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट का, तो मेरी चैनल पर जाइए, वहां पर आपको हर चीज के बारे में नॉलेज मिलेगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ गलत हुआ हो या कुछ थोड़ी बहुत गलती हुई तो माफ करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।